आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं और फ्री कैश फ्लो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फ्री कैश फ्लोज की, तो फ्री कैश फ्लोज वो कैश फ्लोज होते हैं जो इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को अवेलेबल होते हैं। इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर को कौन से कैश फ्लोज अवेलेबल होते हैं? जो जो कैश फ्लोज कंपनी में आ रहे होते हैं, जो कैश फ्लोज आ रहे होते हैं, उनमें से कैश आउटफ्लोज को निकालते हैं। मतलब कौन से आउटफ्लो जो सपोर्ट करते हैं ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाले कैश फ्लोज को हम कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के बाद और वर्किंग कैपिटल या वो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कैपिटल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, उसको निकालने के बाद जितने रिमेनिंग कैश बचते हैं वो क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए होता है। उस कैश को हम कहते हैं फ्री कैश फ्लोज। अब अगर बात की जाए कि फ्री कैश फ्लोज क्यों ऑर्गेनाइजेशन में कैलकुलेट किए जाते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी को मैयर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में फ्री कैश फ्लोज को कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से मैयर होती है कि जब इनफ्लोज कैश जो इनफ्लोज हो रहे हैं, बिजनेस में जो कैश आ रहे हैं, उनमें से जब आउटफ्लोज को लेस किया जाता है तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो यहाँ पे यही वाला जो प्रॉफिट है ये अवेलेबल होता है क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स को। तो एक तो ये वजह होगी कि प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए कैश फ्लोज को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सिक्योरिटी होल्डर्स को। अब सिक्योरिटी होल्डर्स में दो तरह की सिक्योरिटीज हमारे पास आ जाती हैं। एक आ जाती है डेट वाली सिक्योरिटीज और एक आ जाती है हमारे पास इक्विटी की सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज को हम डिबेंचर्स कहते हैं और इक्विटी सिक्योरिटीज को हम शेयर्स कहते हैं। तो इन लोगों को, ये जो सिक्योरिटीज होल्डर हैं, इनको कितने पैसे इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसे हम इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम फ्री कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है बिग कंपनी, और बिग कंपनी के जो सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हैं, सेल्स जो है वो है 500,000 रुपीज की और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो है 300,000 रुपीज की। और जो इन्वेस्टमेंट की है, जिस इन्वेस्टमेंट की वजह से ये सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है, वो इन्वेस्टमेंट की गई है 1.5 मिलियन की, 1,50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की गई है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट पर ये जो सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो एज्यूम कर लेते हैं कि वो 5,000 रुपीज होगा। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है फ्री कैश फ्लोज को। अब फ्री कैश फ्लोज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? फ्री कैश फ्लो को हम एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं और एक मेथड भी कह सकते हैं जिसके थ्रू हम फ्री कैश फ्लोज को कैलकुलेट करेंगे। जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है फ्री कैश फ्लोज के लिए, कि सबसे पहले हमने देखना है कि सेल्स रेवेन्यू कितना है। हम यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू है वो है 500,000 रुपीज का। तो हम यहाँ पर अपना सेल्स रेवेन्यू लिख लेते हैं जो कि है 500,000 रुपीज का। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस सेल्स रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने देखा कि हमारे पास कितने हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास है 300,000 रुपीज की। तो यहाँ पे हमने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मेंशन कर दी। तो क्योंकि इसको हमने लेस करना है तो इसको हम ब्रैकेट्स में शो कर देंगे और इसमें से हमने क्या करना है, फिर टैक्सेस को लेस कर देना है। लेस करेंगे टैक्सेस को तो हमारे पास टैक्सेस कितने अवेलेबल है, यहाँ पर 5,000 रुपीज के टैक्सेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5,000 को भी ब्रैकेट्स में शो कर देंगे क्योंकि हमने सेल्स में से टैक्सेस को भी लेस करना है। और जब हम इसको टैक्सेस को लेस कर देंगे सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस करने के बाद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा। तो ये 500,000 में से जब 300,000 को लेस किया तो 200,000 आ गया, उसमें से जब 5,000 को लेस किया तो ये हमारे पास आ गया 1,95,000 रुपीज का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी मिल सकता है। अब इस नोटपैड के बाद हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे तमाम नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब अगर नॉन कैश एक्सपेंसेस की बात आई है तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में हमारे पास डेप्रिसिएशन या फर्दर अमोर्टाइजेशन भी आ सकती है। तो हमने इस तरह के तमाम नॉन कैश एक्सपेंसेस को, जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, जो हम कैश में पे नहीं करते लेकिन हमारा एक्सपेंस बन जाता है, इस तरह के तमाम कैश एक्सपेंसेस को हमने यहाँ से रिड्यूस करना है, यहाँ पर ऐड बैक करना है। तो लेट सपोज हम ये करते हैं कि 30,000 की डेप्रिसिएशन थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तो इस 30,000 की डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। इसी तरह अब अमोर्टाइजेशन की बात आई है तो हम लेट सपोज
सपोज कर लेते हैं कि 10,000 की हमारे पास अमोर्टाइजेशन आई है। अब इस 10,000 के अमोर्टाइजेशन को भी हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस में ट्रीट करेंगे और नो पैट में या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसको ऐड बैक कर लेंगे। अब इसको क्योंकि ऐड बैक करना है इसलिए हमने इसके साथ ब्रैकेट का साइन नहीं ऐड किया। अब फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए ऐड बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करने के बाद क्या करेंगे कि लेस कर देंगे इसमें से इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारे रोजमर्रा के बिजनेस के जो मामलात हैं उनको डील करने के लिए जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जिस तरह हमने एज्यूम कर लिया कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो आया है वो आया है लेट्स सपोज 10,000 रुपीज का। अब क्योंकि हमने इसको लेस करना है तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे। अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं कि हमने कुछ चीजें खरीदी हैं और उधार पे हमने वो चीजें खरीदी हैं। तो लेट्स सपोज ये क्या हो जाएगा कि इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल आ जाएगी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि लेस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, या कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा हम इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्ट कितना किया था, हमने इन्वेस्टमेंट की थी 1,50,000 रुपए की। तो यहाँ पे हम फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस कर देंगे। जब हमने इस 1,50,000 रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट को अपने तमाम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इसको जब रिड्यूस किया तो हमारे पास आ जाएंगे, अब आएंगे जो वो होंगे फ्री कैश फ्लोज। तो मतलब क्या हुआ कि फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है और टैक्सेस को लेस करना है, तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन भी होता है या हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना है और उसमें से फिर लेस कर देना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को, या कोई भी वर्किंग कैपिटल जो किसी भी टाइम पीरियड में लग रहा है बिजनेस में उससे हमने रिड्यूस कर देना है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के बाद हमारे पास फ्री कैश फ्लोज आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 1,95,000 का। इसमें जब हम करेंगे ऐड 30,000, ऐड करेंगे 10,000, लेस करेंगे 10,000 और फिर लेस कर देंगे 1,50,000 जो कि हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो हमारे पास आ जाएगा 75,000 रुपीज की फ्री कैश फ्लोज। अब अगर बात की जाए कि इस फ्री कैश फ्लो का क्या इफेक्ट होगा बिजनेस में या किसी कंपनी में, तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो जरूरी नहीं है कि हर दफा पॉजिटिव आए, हमारे पास फ्री कैश फ्लो नेगेटिव भी आ सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव फ्री कैश फ्लोज हैं तो उसका क्या इंडिकेशन होगी ओवरऑल बिजनेस पे, उसका क्या असर होगा कि ये जो पॉजिटिव कैश फ्लोज होते हैं ये बिजनेस की हेल्थ शो करते हैं। मतलब एक अच्छे बिजनेस की पहचान है कि उसके पास जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो पॉजिटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव कैश फ्लो आने का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इनफ फंड है, इनफ पैसे हैं, काफी पैसे हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके, और कुछ जो उसके पास फंड है वो लेफ्ट ओवर भी हो जाता है। कुछ उसके पास फंड अगर बच जाता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको डिविडेंड पे करे। डिविडेंड हमारे पास शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट पे किया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के पास ये भी होता है कि वो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दे। फर्दर जो दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इन्वेस्ट कर दे ताकि वो एक्सपेंशन कर सके, अपने बिजनेस को फैला सके। उसके अलावा नेगेटिव जो कैश फ्लोज हैं या लो कैश फ्लोज हैं, फ्री कैश फ्लोज, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेलियर तो होता है लेकिन समटाइम्स ये हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फेलियर नहीं होता या बिजनेस को हमेशा डाउन शो नहीं करता। ये जो कैश फ्लोज नेगेटिव आते हैं, इनके नेगेटिव आने की एक और रीजन ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ह्यूज एक्विजिशन कर रही हो, कुछ ह्यूज परचेज कर रही हो, किसी भी मशीन की, किसी प्लांट की या किसी बिल्डिंग की, किसी भी एसेट की वो ह्यूज एक्विजिशन कर रही हो। इस वजह से भी जो कैश फ्लोज होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो रही हो या कोई न्यू प्रोडक्ट इजाद की जा रही हो, इसलिए भी जो कैश फ्लोज हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो कैश फ्लोज हैं उनका इफेक्ट देख लिया। और ये कैश फ्लोज अगर तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट के लिए पॉजिटिव कैश फ्लोज आते हैं
तो उसका ये मतलब होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, और अगर तो नेगेटिव कैश फ्लोज आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैश फ्लोज आए हैं वो पॉजिटिव 75,000 के आए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देना चाहिए बिजनेस में। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं और उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।